नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अब तक के जो हमने 12 वीडियो करे हैं उनमें 775 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम लोग 776 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 21 फरवरी 2019 को आयोजित भर्ती परीक्षा तक चर्चा कर ली थी। आज हम लोग 22 फरवरी 2019 में एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में भाग ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? यानी क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, किस वर्ष में भारत आया था? ऑप्शन ए है 1944 में, 1943 में, 1942 में, 1941 में। तो क्रिप्स मिशन भारत में जो है 1942 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 1942। और तिथि की बात करें तो यह 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करना था। परंतु इस मिशन की को जो भारत ने जो है भारतीय जो नेता थे उन्होंने जो इसको अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रवादी नाराज हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस मिशन की असफलता के कारण भारत के संविधान का मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 777। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार, यानी इसकी कौन सी अवधारणा है जिसके अनुसार जो गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? यानी जो उसके परिवेश जो गरीब है उन गरीब एक जगह रहो, उस परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किस अवधारणा के अनुसार? तो ऑप्शन है सामाजिक पहचान, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेद और सामाजिक वर्गीकरण। तो सामाजिक जो बहिष्कार है इसके तहत जो है गरीबों के आसपास रहने का जो है परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो कौन सी है? सामाजिक बहिष्कार वाला। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 778। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कौन तय करता है? ऑप्शन ए है कृषि लागत और मूल्य आयोग, बी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी है भारतीय शिक्षा आयोग, डी है भारत के विधि आयोग। तो इसमें जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय करता है। इसके अंदर होता क्या है, जो किसान जो होती है उसकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दिया जाता है। जैसे किसी फसल का 2500 रुपये फिक्स कर दिया प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर फिक्स कर दिया तो कोई भी खरीदार जो है 2500 रुपये से कम किसी भी चीज़ को नहीं खरीदेगा। जैसे मान लीजिए इसमें जो है गेहूं का मूल्य जो है 2500 रुपये पर क्विंटल फिक्स कर दिया, तो गेहूं जो है 2500 रुपये पर क्विंटल तो खरीदना ही पड़ेगा। और इस न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुख्य कारण यह लागू करने का, किसानों को जो है होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल 25 जो फसलें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। यह जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में स्थापित किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। वर्तमान में 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। सॉरी, हमने 25 की बात करी थी। ये जो है 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 779। नृत्य शैली डोलू कुनिता, यानी डोलू कुनिता जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरला, डी है कर्नाटका। तो जो डोलू कुनिता है वो भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी रहेगा कर्नाटका। बाकी बात करें दूसरों की तो पश्चिम बंगाल का जो है वो है जननी झूमर मुदारी नृत्य है। झारखंड के हैं बाउल, छऊ,
डाली। केरल से कथकली और मोहिनीअट्टम है। कर्नाटका से डोलू कुनिका और यक्षगान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 780। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? तो ऑप्शन ए है विनोद खोसला, बॉबी जिंदल, पान नलिन और रोहिंटन मिस्त्री। तो कौन इसमें जो बॉबी जिंदल जो है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं, बॉबी जिंदल। ये जो है 20 अक्टूबर 2007 को 54% वोटों के साथ अमेरिका के लुइजियाना प्रांत के गवर्नर चुने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 781। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए किस नामक एक नई तकनीक विकसित की थी? यानी कौन सी एक तकनीक जो है नई तकनीक विकसित करी है? ऑप्शन है अंतर्देशीय आधारित दृष्टिकोण, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, पानी आधारित दृष्टिकोण, जलाशय आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। तो इसमें प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को जो है एक नई तकनीक विकसित करी है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। यह तकनीकी जो है, अब बात करें हम लोग IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग की, तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में करी गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में करी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 782। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? यानी इधर ये फ्रांस है और ये इधर स्पेन है। तो इस पर्वत शिखर की बात हो रही है। इस पर्वत यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला और पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है मोंटे सिंटो पर्वत, जूरा पर्वत, पिरिनी पर्वत, ग्रैंड केस पर्वत। तो इसमें पिरिनी पर्वत है। तो ये कौन सा पर्वत है? पिरिनी पर्वत यहाँ पे पड़ता है। पिरिनी पर्वत जो है पर्वत शिखर यहाँ पे पड़ता है। पिरिनी पर्वत शिखर फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ता है। अब दूसरी बात करें, ये इधर फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस है और फ्रांस के बगल में इधर में स्विट्जरलैंड पड़ता है। तो दूसरी बात करें हम लोग फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे जूरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यहाँ पे जूरा पर्वत है। ये भी ध्यान रखना है। यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा है, फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरिनी पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 783। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 784। 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक व्यापार अधिशेष है? 2018 की बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राज़ील। तो जर्मनी में जो है 2018 तक सबसे अधिक व्यापार अधिशेष सरप्लस रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 785। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक जो है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो चाक का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो चाक का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चाक का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र की बात करें तो CaCO3 इसका जो है सूत्र है। क्या है? CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 786। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार में। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है गोवा और डी है सिक्किम। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इनकी जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो बात करें इसमें अरुणाचल प्रदेश की, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य जो बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद मिजोरम आता है जिसमें 52 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। फिर सिक्किम है जिसमें 86 व्यक्ति रहते हैं, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं जिसमें सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद में अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो बिहार में है जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का 1028 है। उसके बाद केरला में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 573 है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 787, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंग्लैंड और वेल्स, और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो 2019 आईसीसी विश्व क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन जो है इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, इंग्लैंड और वेल्स। ये खिताब जो है 2019 वाला खिताब जो है वो इंग्लैंड ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हरा करके जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 788, भारत में प्लस पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में प्लस पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1991, 1995, 1993, 1997। तो 1995 में जो है प्लस पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा 1995 में। अब बात करें, WHO ने जो है वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके OPV की 2 खुराकें दी जाती है। WHO ने 27 मार्च 2014 को, यानी यह है 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। कब करा था? 27 मार्च 2014 को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये 27 मार्च 2014, कब है? 27 मार्च 2014 को जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 789, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने कब करी थी? तो ऑप्शन है 2004, 2008, 2010, 2006। तो भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी थी, जो कि दिल्ली में आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। अब बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो राष्ट्रमंडल खेलों में, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम का एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1930 में हुआ था, जो हर 4 साल में एक बार होता है। 2022 की जो कॉमनवेल्थ की बात करें या राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए थे, और 2026 के राष्ट्रमंडल खेल जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। ये खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 790, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है संस्कृत में, बी है कन्नड़ में, डी है तेलुगु में, और सी है तमिल में। तो हमारे पास जो है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो संगम साहित्य जो है किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य तमिल भारतीय भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, तमिल भाषा में। ऑप्शन ऊपर नीचे होने की वजह से इसका क्वेश्चन का थोड़ा गड़बड़ा गया है। तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 791, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चावोथ जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा से, गोवा से, तमिलनाडु से और गुजरात से। चावोथ की बात करें तो भारत के जो है गोवा से संबंधित है चावोथ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, गोवा। बाकी त्योहारों की बात करें तो हरियाणा से तीज प्रसिद्ध है, जो गोवा से जो है चावोथ प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का पोंगल है और गुजरात का नवरात्रि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 792, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? इनमें से मांसाहारी पादप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वीनस फ्लाईट्रेप, क्वेकिंग एस्पेन, रेड मेपल, पेओनी। तो इसमें जो वीनस फ्लाईट्रेप जो है ये मांसाहारी पादप है, यानी कि कीट भक्षी है, कीटों का भक्षण करके ये खाता है। वीनस फ्लाईट्रेप में एक पत्ती होती है, ये एक पत्ती है, इसके अंदर यहाँ पे रेसे लगे होते हैं और पत्ती खुली होती है। फिर ये पत्ती जो है धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे कोई कीड़ा आके बैठता है तो ये जो है धीरे धीरे घूम करके और पूरी तरह से बंद हो जाती है ये, और इसके अंदर जो है कीड़ा फंस करके मर जाता है, और उसका जो है इसके जो रेसे होते हैं वो कीड़े के अंदर चुभ जाते हैं और इसके रस का जो है पान करता है ये, यानी उसके रस को चूस लेता है। नेक्स्ट है, अभी इसकी बात करें हम लोग वीनस फ्लाईट्रेप यानी मांसाहारी पादपों की और बात करें तो मांसाहारी पादप जो है इसमें जो है ब्लेडरवर्ट है, सारा है, सीनिया है, बटरवर्ट्स है, ये सारे जो है मांसाहारी पादप हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 793,
शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला सशस्त्र अधिनियम यानी शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? शस्त्र अधिनियम की बात हो रही है तो कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1959 में, 1942 में, 1950 में, 1947 में। तो शस्त्र अधिनियम जो है, शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1959 में। इसमें जो है अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, तो इसकी कुछ कमियां आती है उसको दूर करने के लिए। तो इसमें जो है 2019 में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 794। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता था? ऑप्शन ए है महाश्वेता देवी ने, सोनम वांगचुक ने, पालागुम्मी साईनाथ ने, अरविंद केजरीवाल ने। तो किसने जीता है? तो ये जो है सोनम वांगचुक ने जो है 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। अब बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार रोक केलर सोसाइटी और फिलीपींस सरकार मिलकर देती है। पुरस्कार के तौर पर $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। रेमन मैग्सेसे 2018 में 2 भारतीय व्यक्तियों भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 795। निम्नलिखित में से किसे 2018 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड यानी EXB के लिए नामित किया गया है? किसको नामित किया गया? तो ऑप्शन ए हरीश साल्वे को, JS राजपूत को, रुचिर कंबोज को, शशि थरूर को। तो किसको? JS राजपूत को जो है नामित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा JS राजपूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 796। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था, यानी किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान को लिया गया है? ऑप्शन ए है विनियम अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर जो भारतीय संविधान को प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 797। EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो EME मंदिर की बात करें तो यह ऑप्शन में है चेन्नई, बड़ौदा, जयपुर और पूना। तो बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पे EME मंदिर कहाँ पे स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहते हैं, जिसे 1966 में बनाया गया था और भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा बड़ौदा शहर पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात में है। इसकी जियोडेसिक संरचना एल्यूमिनियम शीट से ढकी हुई है। EME मंदिर को भारतीय सेना कोर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 798। LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था LED का? ऑप्शन ए है लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, ल्यूमिनस एक्सटेंशन डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड और ल्यूमिनेंट एमिशन डिवाइस। तो इसमें जो लाइट एमिटिंग डायोड जो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। लाइट एमिटिंग डायोड जो है LED का पूर्ण रूप है। अब बात करें इसकी, तो इसाम आकासाकी और हिरोशी अमानो और तीसरा है सूजी नाकामुरा को भौतिक विज्ञान के लिए 2014 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को LED ब्लू लाइट डायोड के आविष्कार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 799। फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? फ्लोटिंग फुमदिस जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है केरला, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और मणिपुर। तो मणिपुर में जो है फ्लोटिंग फुमदिस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा मणिपुर। फ्लोटिंग फुमदिस की बात करें तो यह जो है तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला है जो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य के लोकटक झील पर स्थित है। फुमदिस का सबसे बड़ा एक भाग झील के दक्षिण पूर्वी भाग है, जो 40 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है, जिसका नाम काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस पार्क का गठन लुप्तप्राय हिरण प्रजाति को संरक्षित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 800। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन 92वां संशोधन
यानी 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? नेक्स्ट है ऑप्शन है 20, 18, 24 और 22। तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो, डोंगरी और मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है उनका हम लोग जिक्र करते हैं। तो पहली है असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, 5वीं कश्मीरी, 6ठी कन्नड़, 7वीं मलयालम, 8वीं मराठी, 9वीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं तमिल, 13वीं तेलुगु, 14वीं उर्दू, 15वीं सिंधी, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली, 19वीं बोडो, 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संताली भाषाएं। तो 22 भाषाएं हो गई है जो कि भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जो है शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 801। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए तंजावुर, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, मदुरई। तो जो है पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा कांचीपुरम। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, जिन्होंने 575 से 600 ईस्वी में जो है संस्थापक शासन किया था। पल्लव राजवंश का विस्तार दक्षिण भारत के उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक था। इस राजवंश की राजधानी कांची यानी कांचीपुरम थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा? नरसिंहवर्मन था, जो किराता अर्जुननियम के लेखक जो भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 802। किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? यानी बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो भारत का हाई कोर्ट है उसमें कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए है 5, 10, 12 और 15। तो 10 वर्ष का उनको जो अनुभव होना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका अभ्यास होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा 10 वर्ष। अब बात करते हैं उनकी अन्य शर्तों के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 यह कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो अथवा 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया हो। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार है तो भी उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 803। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी की बात हो रही है तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 3 पहाड़ियाँ राजपीपला, महादेव एवं मैकाल पहाड़ी के रूप में विस्तृत है तथा मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पहाड़ी पर जो महादेव पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर धूपगढ़ चोटी स्थित है जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 804। लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? लोसोंग की बात हो रही है तो ऑप्शन ए है मेघालय, बी है गोवा, सी है सिक्किम, डी है अरुणाचल प्रदेश। लोसोंग जो है, लोसोंग की बात करें तो लोसोंग किस भारतीय राज्य का जो है नृत्य है? तो लोसोंग जो है सिक्किम का जो है राज्य त्योहार है, सिक्किम का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा सिक्किम का। लोसोंग जो है सिक्किम से संबंधित है। लोसोंग की बात करें तो भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। सिक्किम के अलावा नेपाल तथा भूटान में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 805। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है?
गुलजार हौज किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है अजमेर, सी है हैदराबाद और डी है लखनऊ। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण मदीना इमारत और चार मीनार को जोड़ने वाली सड़कों के बीच हुआ है। पहले यह सुक्का हौज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 806। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुई थी? यानी कौन सा राष्ट्र जिसमें पहले शुरू हुई थी हरित क्रांति? तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, मेक्सिको, चिली, ब्राज़ील। तो मेक्सिको में सर्वप्रथम जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब बात करें हरित क्रांति की भारत में, तो भारत में हरित क्रांति 1965 से 1966 कर लो या 1968 ले लो, 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उसमें भारत के जो डॉक्टर जो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, जिसे हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है, ने जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। इसमें लिखा हुआ भी है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 807। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, सी है 24 और डी है 23। तो अनुच्छेद 24 में ये जो वर्णित है, जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए जो है निषेध बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 808। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए लीबिया में, कीनिया में, मिस्र में और इथियोपिया में। तो ग्रेट मैन मेड रिवर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लीबिया में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, लीबिया में स्थित है। वास्तव में यह एक भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क है। लीबिया में सन 1950 में तेल की खोज करते समय अल कुफरा क्षेत्र में पहली बार पानी की खोज हुई थी। इस पानी को भूमिगत पाइपलाइनों द्वारा लीबिया में लाया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू, कृषि एवं उद्योगों में किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कौन? ग्रेट मैन मेड रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 809। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 10, 12, 5 और 7। तो ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, 10 मंडलों या पुस्तकों में। अब बात करें इसके अंदर, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 तो सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं तथा 10 मंडल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 810। टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए है टार्टरिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। तो इसमें मेलिक एसिड जो है पाया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा, मेलिक एसिड। अब अन्य टमाटर में पाए जाने वाले एसिडों की बात करते हैं, तो टमाटर में विभिन्न प्रकार के 10 अम्ल पाए जाते हैं। इन अम्लों में सिट्रिक अम्ल, मेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल एवं ऑक्सेलिक अम्ल प्रमुख है। टमाटर में सिट्रिक अम्ल व मेलिक अम्ल की अधिकता होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 811। उस उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेज नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है शंकर उदय, कुलदीप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, विशाल सिक्का। तो इस कंपनी के जो है संस्थापक कौन है? तो अनिल अग्रवाल जी इस कंपनी के जो है संस्थापक हैं, वेदांत रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 812। निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन नेता है वो? ऑप्शन ए है एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, थेरेसा मे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को जो है प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान 14 जनवरी 2019 को दिया गया था।
उन्हें यह सम्मान उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 813, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? यानी स्तनपायी की जानवर की बात हो रही है, तो स्तनपायी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए है बुलफ्रॉग, कछुआ, एनल और व्हेल। व्हेल जो है, इनमें से व्हेल मछली जो है वो स्तनपायी जानवर, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा व्हेल। व्हेल एक स्तनपायी जानवर है तथा सीटासियन परिवार के सदस्य है। मादा व्हेल बच्चे पैदा करती है और अपने नवजात को दूध पिलाते हैं जो उनकी स्तन ग्रंथियों से निकलता है। ये कशेरुकी होते हैं। इनके शरीर में बाल तथा कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती है। ये नियततापी प्राणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 814, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का अर्थ है क्या? एसएलआर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सब्सिडियरी लेवरेजिंग रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न। 4 इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का पूर्ण रूप है, एस का होता है स्टैट्यूटरी, एल का लिक्विडिटी और आर का रेशियो होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी और रेशियो। अब बात करते हैं इसका हिंदी में जो इसको वैधानिक तरलता अनुपात क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। इसका प्रयोग नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 815, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया है? यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया? तो ऑप्शन है 2014 में, 2016 में, 2012 में, 2018 में। तो 2018 में जो है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया है। इसके तहत में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 816, मेड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मेड से की बात हो रही है, मेड से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी है झारखंड, सी है मिजोरम, डी है ओडिशा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा मेड से जो है नागालैंड राज्य से संबंधित नृत्य है। अन्य लोक नृत्यों की बात करें नागालैंड के की, तो खेवा है, चोंग है, नूरा है और लीम आदि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 817, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है हर्बेसियस, झाड़ी, बेलें, वृक्ष। तो रेगिस्तान में किस प्रकार की पाई जाती है? तो झाड़ियाँ जो रेगिस्तान में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा झाड़ी। नेक्स्ट है हम लोग जिसको जीरोफाइट वनस्पति भी कहते, क्या कहते हैं? जीरोफाइट वनस्पति भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 818, एफएम रेडियो का पेटेंट किसने करवाया था? एफएम रेडियो का पेटेंट जो है वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है निकोला टेस्ला ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन लोगी बेयर्ड ने। तो इसमें एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने एफएम रेडियो का पेटेंट करवाया था। अब बात करें एफएम रेडियो की, तो रेडियो का आविष्कार इटली के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भौतिक शास्त्री गुलिलेलियो मार्कोनी ने दिसंबर 1895 में किया था। किसका? रेडियो का। एफएम रेडियो का पेटेंट जो है एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने करवाया था। नेक्स्ट है 819, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन है 1 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2014 को, 8 नवंबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2015 को। तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी प्रभावी हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका सुझाव सर्वप्रथम 2002 में विजय केलकर समिति ने दिया था। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नए खंड 12A के तहत जोड़ा गया है। भारत में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब है 5%, 12%, 18% एवं 28%
के बीच में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 820, भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितनी फसलों के लिए है? ऑप्शन ए 15, बी है 30, सी है 25 और डी है 20। तो ये 25 फसलों के लिए जो MSP है। एक क्वेश्चन पिछले आया था जिसमें जो है हमने चॉइस करा था, तो चॉइस जो है कुछ पुस्तकों में चॉइस दिया हुआ है और कुछ पुस्तकों में 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसमें 25 जो पूछा गया क्वेश्चन है तो उसमें 25 है, तो हम 25 मानते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 25 फसलों पर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 821, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए है राजकोट में, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई प्रांत में 1885 ईस्वी में हुई थी। यह भी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एवं महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे तथा इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है 822, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? पीने के लिए सबसे बड़ा पानी का जलाशय कहाँ पे है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब में, चीन में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सऊदी अरब में जो है सबसे बड़ा पेयजल जलाशय स्थित है विश्व का। तो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा, जिसका नाम की बात करें, जिसका नाम है डिसेलिनेटेड वाटर। डिसेलिनेटेड वाटर का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय है। यानी इसको क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है उसको पीने लायक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिसालिनेशन यानी विलवनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 823, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए आंसर रहेगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 824, वाई आई एम द हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम द हिंदू। तो ऑप्शन ए है अमीश त्रिपाठी, दुर्जय दत्ता, चेतन भगत, शशि थरूर। तो शशि थरूर की करती है वाई आई एम द हिंदू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 825, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नावर किस राज्य से संबंधित है? यानी भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नावर किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। इंसुक नावर जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, मिजोरम से संबंधित है, जिसमें रोड के माध्यम से प्रतिद्वंदी को खेल की सीमा से बाहर धकेला जाता है। इस खेल में दो खिलाड़ी बांस या लकड़ी के रोड को पकड़कर एक दूसरे को रिंग से बाहर धकेलने का प्रयास करते हैं। यदि खेल के दौरान कोई खिलाड़ी नीचे गिर जाता है तो वह मैच हार जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 826, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए है रतौंधी, सुंखड़ी, गंडमाला, खून की कमी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा रतौंधी। और दूसरी समस्या भी विटामिन ए की कमी से हो सकती है, जो कि हमने आंसर में लिख रखी है। अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसरों को आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 827, अफ्रीका में किलिमंजारो को सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? अफ्रीका का जो किलिमंजारो है इसका सर्वोच्च शिखर है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जाम्बिया में, घाना में, कीनिया में, तंजानिया में। तो किलिमंजारो का जो है सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें किलिमंजारो की तो ये कहाँ है? तंजानिया में स्थित। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा तंजानिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 828, पीर पंजाल श्रेणी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है कामेट, नंदा देवी, इंद्रासन, काबरू। तो इंद्रासन जो है सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा इंद्रासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 829, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, जीका, इबोला, डेंगू। तो इबोला नामक बीमारी जो है वो चमगादड़ से फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 830, तीजन
भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तीजन की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो तीजन जो है वो भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ऑप्शन ए है पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 831, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराडोमे स्टेडियम किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया में, स्पेन में, चीन में, सिंगापुर में। तो उत्तरी कोरिया में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 832, 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था 2018 तक? तो ऑप्शन ए है चीन, ब्राज़ील, भारत और श्रीलंका। तो भारत जो है 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 833, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए हिरन, बी है बाघ, सी है चमगादड़, डी है सियार। तो इसमें सी आंसर रहेगा चमगादड़ जो है प्रसुप्त अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 834, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS एम्बर बॉक्स शब्दों का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है कर, बोनस, ब्याज और सब्सिडी। तो इन शब्दों का अर्थ है सब्सिडी से संबंधित, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा सब्सिडी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 835, पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के विस्फोटन को निर्देशित किया, जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है? ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर ने, फली नरीमन ने, के राधाकृष्णन और नंदन लीलेकणी ने। तो इसमें के राधाकृष्णन ने जो है ऐसा किया था, तो ऑप्शन सी वाला आंसर रहेगा के राधाकृष्णन जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 836, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन है मार्को पोलो ने, एडुआर्डो बारबोसा ने, निकोलिनी ने, सिकंदर ने। तो इसमें आक्रमण किसने करा था? तो यह आक्रमण सिकंदर ने करा था, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा सिकंदर। नेक्स्ट है सिकंदर की बात कर लेते थोड़ा, तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान ने सिंधु नदी पार करने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए झेलम और चिनाब नदियों के बीच राजा पोरस से युद्ध किया। इस युद्ध को हाइपेस्टिस का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 837, अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अतिसंवेदनशीलता का क्या अर्थ है? यानी व्यक्तिक अतिसंवेदनशीलता का अर्थ क्या है अर्थशास्त्र में? तो ऑप्शन ए है शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, बौद्धिक संपदा के लिए खतरा, गरीबी का खतरा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा गरीबी का खतरा जो है अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अतिसंवेदनशीलता का अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 838, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो पोलो की उत्पत्ति जो मणिपुर राज्य से हुई, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा मणिपुर से हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 839, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अधिकांश अंगूरों की बात करें तो कौन सा अम्ल जो है वो मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, चौथा टार्टरिक और मेलिन एसिड। तो अधिकांश अंगूरों में जो है टार्टरिक और मेलिन एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा टार्टरिक और मेलिन एसिड पाया जाता है। 840, ज्योतिषपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है नरेंद्र मोदी, सी है VS नायपाल और धीरू भाई अंबानी। तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 841, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है विभाजित, अभ्यारोपित, प्रेरित और उपहासित। तो इसमें संघवाद सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच में क्या होती है? विभाजित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा विभाजित होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 842, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब पाइका की बात हो रही है तो पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हमारे पास में उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है सिक्किम और डी है मध्य प्रदेश। तो पाइका जो है
भारत के किस राज्य से संबंधित? तो पाइका जो है भारत के झारखंड राज्य से संबंधित। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 843, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, सामवेद। तो इसमें पुराण जो है वो भारत के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, तो बी हमारा आंसर रहेगा, पुराण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 844, पहली विद्युत परिचालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड क्या था? यानी पहली जो विद्युत परिचालित वॉशिंग मशीन थी उसका ब्रांड क्या था? ऑप्शन ए है थोर, बी है गोलियत, सी है इमेजिस और डी है आइकॉन। तो इसमें हमारे पास में एक इमेज है, इस तरह में हमने ली है। तो जो थोर जो थी वो पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 845, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अब चौखंडी स्तूप की बात हो रही है तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है पश्चिम बंगाल। तो बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप जो है वो जो है उत्तर प्रदेश में स्थित। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 846, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है पेरिस में, बी है कोलकाता में, सी है लंदन में, डी है सिंगापुर में। तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, लंदन। इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह संगठन भारत से जुड़े मामलों पर चर्चा करने और भारतीयों के लिए सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 847, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई है? किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ऑप्शन है 65वां, 61वां, 56वां, 71वां। तो भारत के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 848, बफर स्टॉक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडारण, अत्यधिक वितरण को रोकने के लिए एक निवारक उपाय, अधिशेष उपलब्ध होने पर स्टॉक जमाव का अवरोध, कमी होने पर एक विशिष्ट किस्म के उत्पाद पर ध्यान देना। तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा, कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडारण। तो ऑप्शन ए रहेगा बफर स्टॉक का मतलब। भविष्य में होने वाली किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का जो भंडार तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। किसी व्यापारिक जो संस्थान या सरकार द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए वस्तु का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 849, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है साहित्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, खेल के लिए, विज्ञान और तकनीक के लिए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 850, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लक्षित विवरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2016 में। तो आधार अधिनियम जो है वो 2016 में जो पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 2016 में। तो दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों का PDF फॉर्मेट चाहिए या अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या इन पेपरों को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।